नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उसमें क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियाई के ऊपर। तो हमने बात की थी कोवेलेंट रेडियाई के बारे में, वैन डेर वाल्स रेडियाई के बारे में, क्रिस्टल रेडियाई के बारे में, और हमने जाना था कि कौन सी रेडियस ज़्यादा बड़ी होती है, कौन सी कम बड़ी होती है, और डिटेल में बात कर ली थी। इसके अलावा वैन डेर फोर्सेस के बारे में हमें जाना था कि रेडियाई और फोर्सेस में क्या रिलेशन होता है इन्वर्सिव प्रोपोर्शन का। इसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे आयनिक रेडियाई की। आयनिक रेडियाई को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आयनिक रेडियाई को हम समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि आयंस बनते कैसे हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए ये आपका एक मेटल है M, तो या तो ये मेटल जो है आपका इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, या फिर ये मेटल आपका इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। मैंने क्या बोला कि मेटल जो है आपका, ये आपका एलिमेंट जो है या तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तो आयन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? आयंस का। ये जो पॉजिटिव आयन रहता है इसको हम लोग कहते हैं कैटायन, एंड ये जो नेगेटिव आयन होता है इसको हम कहते हैं एनायन। तो कैटायन एंड एनायन बन गया। अब कैटायन एंड एनायन जो बन गया, अब हम उसकी रेडियस के बारे में बात करेंगे, उसकी रेडियाई को समझेंगे। तो उसको समझिएगा बड़े ध्यान से। हुआ क्या कि मान लीजिए आपका एक जो है एलिमेंट था, उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। ठीक, इलेक्ट्रॉन को जब उसने रिलीज किया तो हुआ क्या समझिए, उसने जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो उसका जो एटॉमिक नंबर था Z, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहे। क्या रहा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके सेम रहे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट गए। हुआ क्या? मेटल था, मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। रिलीज करने की वजह से क्या हुआ कि अब उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब उसका जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन जो थे। अब प्रोटॉन बढ़ गए तो होगा क्या कि वो जो अट्रैक्टिव फोर्स जिससे वो इलेक्ट्रॉन को खींचता था वो अल्टीमेटली इंक्रीज कर गई। तो इंक्रीज जब वो कर गई तो हुआ क्या कि रेडियस आपकी कम हो गई। फोर्स इंक्रीज करेगी, रेडियस कम हो जाएगी। हुआ क्या? रेडियस आपकी रिड्यूस हो गई, रेडियस आपकी रिड्यूस हो गई। रिलेशन समझ रहे हैं ना? हुआ क्या कि पहले उसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से उसकी अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो गई, अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो गई तो रेडियस आपकी अल्टीमेटली कम हो गई। अब रेडियस कम हो गई। अब ये तो बात हो गई कैटायन की। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि कैटायन की जो रेडियस है वो हमेशा कम रहेगी, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज आयन है उसकी रेडियस हमेशा कम रहेगी। और अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं Z/E रेशियो से। Z/E रेशियो से। Z क्या? एटॉमिक नंबर, E क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट। इसके ऊपर मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे होगा। पहले एनायन को समझिए। एनायन में क्या होगा? अब एनायन में समझिए। एनायन में क्या हुआ कि ये आपका मेटल था, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब इलेक्ट्रॉन गेन करा तो प्रोटॉन का नंबर तो उतना ही रहा, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो इंक्रीज कर गया। ठीक, हुआ क्या? जब मेटल ने या एलिमेंट ने आपके इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उसमें कांस्टेंट रह गए, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बार इंक्रीज कर गए। यानी कि जो अट्रैक्टिव फोर्स थी वो तो उतनी ही रही और एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। तो उससे क्या होगा? रेडियस अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाएगी। रेडियस इस केस में इंक्रीज कर जाएगी, रेडियस इंक्रीजेस। तो कैटायन के केस में आपने देखा कि रेडियस डिक्रीज कर रही थी क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज कर रही थी। एनायन के केस में रेडियस इंक्रीज कर रही है क्योंकि आपकी अट्रैक्टिव फोर्स जो है लगभग कांस्टेंट है। अब इसके ट्रेंड को समझने के लिए
हम Z बाई ई कंसेप्ट को समझते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस आयनिक रेडियाई के ट्रेंड को समझेंगे कि अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड कैसे चेंज होता है। इसको समझने से पहले दोस्तों, जब मैं बात कर रहा था आपसे कि ये मेटल जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ऐसे बन जाएगा, रेडियाई कम होगी कि ज़्यादा होगी, तो मैं बेसिकली पेरेंट एटम के रिस्पेक्ट में बोलता हूँ, याद रखिएगा। मतलब कि m के रिस्पेक्ट में m प्लस की रेडियाई हमेशा कम हो जाएगी एंड m के रिस्पेक्ट में m माइनस की रेडियाई हमेशा ज़्यादा हो जाएगी। इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक। अब ट्रेंड को समझते हैं तो होगा क्या। सबसे पहले बात करते हैं अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप आप जाएंगे तो हमने देखा था कि एटॉमिक रेडियाई जो होती है अलोंग द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा था, उसमें वो इंक्रीज कर रही थी। क्यों इंक्रीज कर रही थी, तो वहाँ हमने बात की थी कि वहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे थे और इस वजह से वो इंक्रीज कर रही थी। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ट्रेंड होता है। आयनिक रेडियाई जो होती है वो आपकी ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करती है, यानी कि अलोंग द ग्रुप जो होगा वो इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, Li प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, ठीक, सीजियम प्लस, इस टाइप से जो है बिल्कुल ही इंक्रीज करेगी। ये ट्रेंड हो गया, बिल्कुल अलोंग द ग्रुप इंक्रीज करेगी। ये तो केवल आपने पॉजिटिव आयन के लिए लिया, नेगेटिव के लिए लेंगे तब भी इंक्रीज करेगी, यानी कि H माइनस ले लेंगे आप और फिर उसके बाद जो है इसको इसमें मत लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए। फ्लोरीन में लीजिए F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ऊपर से नीचे जाने पर ये आयनिक रेडियाई जो है बिल्कुल इंक्रीज करेगी इस केस में। तो अलोंग द ग्रुप हमने बात कर ली। अब अलोंग द ग्रुप हमने क्या देखा कि अलोंग द ग्रुप ये जो आपकी रेडियाई है ये इंक्रीज कर रही है। अब समझते हैं कि अलोंग द पीरियड क्या ट्रेंड होता है, ठीक। अलोंग द पीरियड ट्रेंड को समझते हैं। अब हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड, देखते हैं अलोंग द पीरियड। मान लीजिए किसी पीरियड के अलोंग आपको चेक कर रहा हूं कि कंपैरेटिवली आपकी जो है क्या एटॉमिक आयनिक रेडियाई का ट्रेंड है। तो उस केस में दोस्तों क्या होता है कि आयनिक रेडियाई के ट्रेंड अलोंग द पीरियड डिपेंड करता है Z बाई ई रेशियो के ऊपर। Z बाई ई रेशियो का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। होगा क्या कि Z मतलब होगा आपका एटॉमिक नंबर एंड E मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट। जैसे कि Na प्लस को कंसिडर कर लीजिए, सोडियम प्लस आयन को। तो इसमें क्या होता है कि Z का वैल्यू हम जानते हैं 11 होता है एंड एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 10 बचे। तो Z बाई ई रेशियो इसके केस में क्या हो गया, Z बाई ई रेशियो मतलब 11/10, यानी कि ये 1.1 हो गया, ठीक। और एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए। उसके बाद आपका आ गया क्या आ गया, मैग्नीशियम प्लस आ गया। मैग्नीशियम प्लस में हम जानते हैं ये 12 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये मैग्नीशियम प्लस हो गया 11 होगा, 11 जो है 11/12 होगा। अब इसको थोड़ा समझिएगा, ये दोनों चीज बातों को समझिए। ये बेसिकली जो है मैं आपको ये जो ट्रेंड बता रहा हूँ ये पीरियड के अलाउंग नहीं है, ये मैं ट्रेंड बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपको ओरिजिनल एटम एंड आयन के रिस्पेक्ट में आपको कंपेयर करना होगा। तो मतलब यहाँ पर देखेंगे तो सोडियम था और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर Na+ था। Z बाई ई रेशियो इसके केस में 1 था, इसके केस में Z बाई ई रेशियो आपने कैलकुलेट किया तो ये 1.1 होगा। हुआ क्या कि Z बाई ई रेशियो यहाँ पर इंक्रीज कर गया और Z बाई ई रेशियो जब इंक्रीज करता है तो आयनिक रेडियाई जो रेडियाई होती है वो आपकी डिक्रीज करती है। रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज करेगी। सिमिलरली यहां पर देखिए मैग्नीशियम के केस में क्या होगा, इसको हम कंपेयर करेंगे मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम के केस में Z बाई ई रेशियो 1 होगा एंड ये तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि फिर से Z बाई ई रेशियो आपका जो है इंक्रीज कर गया एंड Z बाई ई रेशियो इंक्रीज कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियाई आपकी डिक्रीज कर गई। सिमिलरली अगर हम जो है एनायन को कंपेयर करें, जैसे कि यहाँ पर आप जो है फ्लोरीन ले लीजिए, फ्लोरीन और जो है F- ले लीजिए, इसमें क्या हुआ Z बाई ए रेशियो हमेशा 1 रहेगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपके जो है तो फ्लोरीन माइनस के केस में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है Z बाई ए रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर Z का वैल्यू तो कांस्टेंट रहा लेकिन E का वैल्यू जो है वो 10 हो गया, तो यहाँ पर रेशियो होगा 0.9। अब समझिए जब आपका Z बाई ई रेशियो
इंक्रीज कर रहा था, तो रेडियाई आपकी डिक्रीज कर रही थी। लेकिन इस केस में Z/E रेशियो डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब रेडियाई आपकी इंक्रीज करेगी, रेडियाई आपकी इंक्रीज करेगी। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा समझना बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब क्या हुआ कि आपसे अगर कोई पूछेगा क्या कि पेरेंट एटम के रिस्पेक्ट में क्यों रेडियाई आयंस की घटती या बढ़ती है, तो आप सीधा सीधा उसको जवाब देंगे Z/E रेशियो की वजह से। जब Z/E रेशियो हम निकालते हैं और वो इंक्रीज कर जाता है तो आपकी रेडियाई डिक्रीज कर जाती है, एंड जब Z/E रेशियो डिक्रीज कर जाता है तब आपकी रेडियाई इंक्रीज कर जाती है। ये कंसेप्ट है आपके आयनिक रेडियाई का कैटायन एंड एनायन के रिस्पेक्ट में। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और पीरियड के अलाउंग इस ट्रेंड को समझते हैं। पीरियड के अलाउंग इस आयनिक रेडियाई के ट्रेंड को समझते हैं। तो ग्रुप के अलाउंग हमने देख लिया, ग्रुप के अलाउंग हम ऊपर से नीचे जा रहे थे, तो सिमिलरली आपका जो आयनिक रेडियाई है वो इंक्रीज कर रहा था। लेकिन हम जब अलोंग द पीरियड जाएंगे तो अलोंग द पीरियड जाने पर दोस्तों कोई स्पेसिफिक ट्रेंड है ही नहीं। अलोंग द पीरियड कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है। मतलब अलोंग द पीरियड कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते अलोंग द पीरियड जाके कि किसकी रेडियाई कम है किसकी ज़्यादा है। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और चीज को जानेंगे, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हम केवल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ही आयनिक रेडियाई को कंपेयर कर सकते हैं। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या हुआ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब नेम सजेस्ट करता है, आइसो मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका सेम रहेगा उन्हें आप कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, एंड उन्हीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का हम रेडियाई कंपेयर कर सकते हैं। पीरियड के अलाउंग जाएंगे, सारी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती है, वो जब आयनिक फॉर्म में रहेंगे तो उसको देख के आप बता सकते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे Na+ है और Mg2+ है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी 10 है एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी 10 है, तो ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों आपस में हो गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और आप एग्जांपल ले सकते हैं O2- का एंड F- का, ये दोनों भी आपस में जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई। दो से ज्यादा भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो सकती है, जैसे कि N3- भी आप लगा देंगे तो ये भी आपकी जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपके हो गए। सिमिलरली ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स वगैरह में भी आते रहते हैं। अब आपको ऑर्डर अरेंज करना है इनके साइज के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर आप 1 देखेंगे तो इसमें अलग अलग स्पीसीज दे रखी हैं, इनको ध्यान से देखेंगे तो ये सारी स्पीसीज जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन सब में है। तो इसमें क्या ऑर्डर होगा, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जब आप ऑर्डर लिख रहे होंगे तो हमेशा याद रखिए F मतलब नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज, ध्यान सुनिएगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी रेडियाई उतनी ज़्यादा होगी, एंड पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी रेडियाई उतनी छोटी होगी। मतलब सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किस में है, O2 में है, तो सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी O2- की। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किस में, Al+3 में है, तो सबसे कम रेडियाई हो जाएगी Al+3 की। एंड सिमिलरली अब फिर इसके बाद किसका ऑर्डर आ जाएगा, फिर आ जाएगा F- आपका, फिर आ जाएगा आपका Na+ आ जाएगा, देन फिर आपका यहाँ पर बीच में आ जाएगा Mg+2, इसको यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा Mg2+ एंड देन फिर आपका आ जाएगा Al+3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। मैंने क्या बताया, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी रेडियाई उतनी बड़ी होगी, एंड जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा उसकी रेडियाई उतनी छोटी होगी। सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज O2 में था तो सबसे पहले उसका रेडियाई आ गया, फिर आपका F- का आ गया, फिर आपका यहाँ प्लस में किसका कम है, Na+ का, तो Na+, फिर Mg2+, फिर Al3+। यही ट्रेंड आपकी हर पीरियड में फॉलो होगा। हर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जब भी आप कभी देखेंगे बिल्कुल यही रूल फॉलो करेंगे। अगला देख लेते हैं।
अगला है कि इन दोनों के कंपेयर में किसकी रेडियाई छोटी होगी, किसकी ज़्यादा होगी। तो Fe+2 की रेडियाई Fe+3 से ज़्यादा होगी, कोई दिक्कत नहीं। क्यों ज़्यादा होगी, मैंने आपको रूल बताया इसीलिए ज़्यादा होगी। लेकिन इसको एक्सप्लेन किस बेसिस पर करेंगे, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे Z/E रेशियो के बेसिस पर, Z/E रेशियो के बेसिस पर। तो आप क्या देखेंगे कि Fe+3 के लिए Z/E रेशियो ज़्यादा है, एंड Z/E रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी रेडियाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिमिलरली और भी फर्दर भी आपको एक्सप्लेन करना होगा तो बिल्कुल यही बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि ऊपर वाले में आपको एक्सप्लेन करना होगा तो Z/E रेशियो के बेसिस पर, तो आप देखेंगे सबसे कम Z/E रेशियो O2- में होगा, देन फिर आपका F- में, फिर Na+ में, फिर Mg2+ में, एंड सबसे ज़्यादा होगा Al+3 में। तो Z/E रेशियो आपका बेसिस है आयनिक रेडियाई को कंपेयर करने का आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वगैरह में। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी आपको ट्रेंड बताना है। तो इसको आप देखेंगे ध्यान से, तो बेसिकली ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, इनको दिखा हुआ है। तो हमने अभी बात की कि ग्रुप के अलाउंग जो आपका आयनिक रेडियाई होता है वो ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज कर जाता है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर बिल्कुल सेम हो जाएगा, K+, फिर Rb+, फिर आपका Cn+। इतना मैं होप करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा आयनिक रेडियाई का क्या कंसेप्ट है, कैसे हम कंपेयर करते हैं, क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं। ठीक, कुछ जो है छोटी छोटी बातें दोस्तों क्या है, जैसे कि अगर आपसे कभी पूछ लेगा कि, वैसे तो पूछेगा नहीं लेकिन पूछ सकता है, क्या पता, पीरियड के पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटी आयनिक रेडियाई किसकी होती है, तो आप सीधा आंसर देंगे H+ की होती है। सबसे बड़ी जो है रेडियाई किसकी होती है, तो आप कहेंगे आयनिक में Cn+ की होती है। दोस्तों एक बात और, ये जो ट्रेंड है Z/E रेशियो का कंसेप्ट है, ये हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। इसमें मैंने D ब्लॉक एंड F ब्लॉक को हटा रखा है, क्योंकि D ब्लॉक एंड F ब्लॉक में हमने देखा था कि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। आगे हम पढ़ेंगे उन एक्सेप्शंस को कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। लेंथेनाइट सीरीज लेंथेनम के बाद बन गई है, फिर एक्टिनम के बाद एक्टिनाइट सीरीज बनी हुई है। तो फिर हम देखेंगे कि ट्रांजिशन जब हम करते हैं ऊपर से नीचे आते हैं तो कई बार साइज हमारा कांस्टेंट हो जाता है, एंड सो फोर्थ। उसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना खाली समझ लीजिए कि ये जो कंसेप्ट है आयनिक रेडियाई का, ये हमने केवल और केवल अभी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए ही पढ़ा हुआ है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अगला टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक बात करते हैं। अगला टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसी को कहते हैं। और तो ये टॉपिक हम बात करते हैं। पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का क्या मतलब है। तो होता क्या दोस्तों, एंथैल्पी मतलब क्या होगा, एंथैल्पी मतलब कोई चीज़ हीट से रिलेटेड है, एंड पोटेंशियल मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है। आयोनाइजेशन मतलब क्या हुआ कि किसी भी मेटल का या फिर किसी भी एलिमेंट का आयन में कन्वर्जन आपका होगा आयोनाइजेशन। अब आयन में मतलब पॉजिटिव कैटायन में कन्वर्जन जो होगा वो आपका आयोनाइजेशन होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अमाउंट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ये देखिए पहले इसको मैं आपको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो होगा क्या बेसिकली कि उतनी द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एलिमेंट टू कैटायनिक फॉर्म। मतलब क्या हुआ कि आपको एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को लेना है, गैसियस एटम को, एंड देन फिर कितनी हीट आपको रिक्वायर्ड होगी उसको कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर से बता देता हूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइसोलेटेड गैसेस एटम इनटू कैटायन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब एक आइसोलेटेड गैसेस एटम था, बल्क की बात नहीं, आइसोलेटेड गैसेस एटम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोलेटेड गैसेस एटम यानी कि सिंगल गैसेस एटम किसी भी एलिमेंट का, उसको कन्वर्ट करेंगे कैटायन में,
तो जितनी एनर्जी आपको लगेगी उसी को हम कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी उसी तरह से होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी यही चीज है, लेकिन इसमें बेसिकली क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, आइसोलेट उस गैस को आपने भर दिया एक जो है चेंबर के अंदर, एक ट्यूब के अंदर, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस which is required in discharge tube to convert isolated gases atom into ion is known as ionization potential। यानी कि जो पोटेंशियल है रिक्वायर्ड होगा आपको आइसोलेटेड गैसेस एटम को कन्वर्ट करने के लिए एक कैटायन में, उसी को आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल करेंगे। दोनों का लगभग सेम मीनिंग है, एक एनर्जी के टर्म में है और एक पोटेंशियल के टर्म में। अब दोस्तों हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम समझ गए, ये हीट है। अच्छा दोस्तों एक बात और, यहाँ पर हीट आ गया तो हीट बेसिकली आप आगे चल के पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो है डेल्टा एच आएगा, चेंज इन एंथैल्पी। फिर चेंज इन एंथैल्पी अगर आपका पॉजिटिव होता है तो आप कहेंगे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, नेगेटिव होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके ऊपर हम थर्मोडायनेमिक्स में इस पर बात कर लेंगे। तो इतना हो गया। और ये अब फैक्टर्स की बात करते हैं कि क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करेगा आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो बताएंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहाँ पर चेंज हो रही है। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर होगा साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम पर आपकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर एंथैल्पी आपकी डिपेंड करेगी। कैसे करेगी आप समझिए। हुआ क्या कि मान लीजिए कोई एटम है आपके पास, ठीक, कोई एटम है और वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है मतलब लार्ज है। अब होगा क्या, उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ये जो न्यूक्लियस है ये कितना जो है कंपेरेटिवली लेस फोर्स लगाएगा। तो कंपेरेटिवली लेस फोर्स लगाएगा एज कंपेयर टू कोई छोटा एटम है जहाँ पर उसके क्लोज है इलेक्ट्रॉन्स। तो होगा क्या कि लार्ज एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स दूर है, सबसे लास्ट में है, वहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगी वो न्यूक्लियस के द्वारा कम रहेगी। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम उसको थोड़ी सी भी हीट देंगे तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ कि साइज ऑफ एटम अगर बढ़ेगा तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी आपको देनी है, जो एंथैल्पी आपको देनी है वो कम देनी पड़ेगी। तो यानी कि साइज ऑफ एटम अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा कम रहेगी। दूसरी बात आएगी स्क्रीनिंग कोफिशिएंट की या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट के ऊपर। तो साइज ऑफ एटम बड़ा था तो हमने देखा कि साइज ऑफ एटम बड़ा था तो अट्रैक्टिव फोर्स कम लगनी थी, कम हीट देंगे तो वो आपका कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्क्रीनिंग कोफिशिएंट को समझते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को समझते हैं। तो हमने स्क्रीनिंग कोफिशिएंट को समझा था कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अंदर की तरफ, वो बेसिकली एक रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं बाहर के इलेक्ट्रॉन की तरफ, एंड वो जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन होता है उस पर रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से आपका जो न्यूक्लियस है उस पर कम अट्रैक्टिव फोर्स लगा पाता है। इसके ऊपर हम बात कर लिए थे, तो हमारी बात इस पर हो गई थी। तब होगा क्या कि जब फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वजह से कम लग रही है तो वो जो है लूजली बाउंड है वहां पर। इसका मतलब फिर वहां पर हम लोग हीट अगर देंगे थोड़ी सी भी, तो उस थोड़ी सी हीट को पाकर वो फिर से कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन आपका वहां से रिलीज हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तब आपका इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी फिर से लो हो जाएगा। इसके बाद अब हम तीसरे बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स के ऊपर। हाफ एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, फुल फिल ऑर्बिटल्स, इसके बारे में हम दोस्तों पहले ही बात कर चुके हैं कि जब हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे थे तो हमने कहा था कि जहां पर पॉसिबिलिटी होगी हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल के फॉर्म होने की, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। तो सिमिलरली जब हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आपको प्रेजेंट होंगे तो होगा क्या, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसका क्या मतलब होगा कि वो ज़्यादा स्टेबल है तो आपको उनको फिर से कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी। तो उसका मतलब क्या हुआ
कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स के केस में हमेशा आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। इसको अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू कि कब हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा चौथा जो है आपकी बात होगी साइज ऑफ ऑर्बिटल्स पर भी ये डिपेंड करता है। साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के केस में भी डिपेंड करता है। अब साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के केस में कैसे डिपेंड करेगा? बेसिकली शेप ऑफ ऑर्बिटल्स होगा। शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के केस में कैसे डिपेंड करेगा? तो आपने क्या पढ़ा? हमने बात की थी sp-df ऑर्बिटल्स की, इनके सबके शेप्स के बारे में बात की थी। तो हमने क्या देखा था कि ये आपका जो s था वो बेसिकली एक स्फेरिकल शेप में था, p आपका जो डंबल था, d आपका डबल डंबल था, और उनके जो है शेप्स के ऊपर हमने बात की थी। तो होगा क्या कि s जो होता है हमेशा आपका न्यूक्लियस के काफी क्लोज रहता है। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के काफी क्लोज रहता है। अब जो न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा उस पर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब आपका ज्यादा रहेगा तो उसको आपको आयन में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू जो आपका दूर रहेगा। तो होगा क्या कि एस आपका नजदीक रहता है, एंड सिमिलरली ऐसे से डिस्टेंस उसकी बढ़ती चली जाती है, एंड डिस्टेंस जैसे ही इंक्रीज करेगी आपको कम अमाउंट में हीट रिक्वायर्ड होगी उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए। तो sp-df में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी s की होगी, देन p की, देन d की, एंड देन f की। तो ये बेसिकली चार चीजें हैं जिन पर वो डिपेंड करेगा। फिर से मैं रिकॉल कर लेता हूं एक बार। सबसे पहले साइज ऑफ एटम, तो हमने देखा कि साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो घटेगा, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो उसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी घटेगी क्योंकि कम अमाउंट ऑफ हीट आपको रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद हमने बात की स्क्रीनिंग कोफिशिएंट या कांस्टेंट की। तो स्क्रीनिंग कोफिशिएंट में क्या हुआ कि इनर इलेक्ट्रॉन से रिपल्सिव फोर्स लगा रहे थे आउटर इलेक्ट्रॉन की तरफ, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट कर रहा था आपका न्यूक्लियस, उसकी अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज कर जा रही थी, एंड अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज करने की वजह से वो भी वहां पर आपका लूजली बाउंड हो जा रहा था, तो कम हीट देने पर वो रिड्यूस हो जा रहा था। तीसरी हमने बात की हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स के पास ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, एंड ज्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। एंड फिर हमने शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स की बात की। तो यहां पर देखा sp-df के बारे में बात की, तो हमने देखा कि s ऑर्बिटल जो है वो आपका काफी क्लोज है न्यूक्लियस से, तो काफी क्लोज है न्यूक्लियस से, तो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसको आयन में कन्वर्ट होने के लिए एज कंपेयर टू f। तो ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हो गया आपका sp-d एंड। अब दोस्तों हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड के ऊपर। इसका ट्रेंड क्या है, इसके ट्रेंड को समझते हैं। तो अलोंग द ग्रुप पहले बात कर लेते हैं। तो अलोंग द ग्रुप हम दोस्तों होगा क्या, हमने देखा कि अलोंग द ग्रुप, अब ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाते हैं, तो ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो आपका क्या होता है, आपका जो एटॉमिक साइज होता है वो बढ़ जाता है, या फिर एटॉमिक रेडियाई आपका बढ़ जाता है, इसकी वजह से एटॉमिक साइज आपका बढ़ जाता है। अब एटॉमिक साइज आपका अगर बढ़ जाएगा तो साइज जब बढ़ता है तो हमने देखा कि जो लूजली जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उस पर अट्रैक्टिव फोर्स आपकी कम हो जाती है न्यूक्लियस के से, तो न्यूक्लियस से उस पर अट्रैक्टिव फोर्स आपकी कम हो गई, एंड अट्रैक्टिव फोर्स अगर आपकी कम हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको कम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसको रिलीज करने के लिए। यानी कि ऊपर से जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपको कम अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं लिथियम का, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ऊपर से नीचे आप जा रहे हैं, साइज आपका इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस डिक्रीज कर रही है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हो रही है आयन को जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, एंड आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज कर जा रही है ग्रुप में। यही ट्रेंड आपका हर जगह फॉलो होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अलोंग द पीरियड देखते हैं। अब अलोंग द पीरियड हम बात करेंगे तो यहां पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। अलोंग द पीरियड ट्रेंड को समझने से पहले इस अलोंग द पीरियड में दोस्तों एक चीज आएगी, जो क्या कंसेप्ट होगा वो होगा आपका हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स का। तो मैं एक एग्जांपल कंसीडर करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड के ट्रेंड को समझते हैं कि अलोंग द पीरियड जो है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेंज होगा।
दोस्तों होता क्या है, अलोंग द पीरियड जनरली आपका जब पीरियड के अलोंग जाएंगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू जो है वो इंक्रीज करता है। मैंने क्या कहा, अलोंग द पीरियड जाने पर इंक्रीज करेगा आपका आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक, क्यों इंक्रीज करेगा बताता हूं, लेकिन यहां पर एक बात याद रखेंगे कि कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब वो क्या एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में अभी बात करता हूं। तो पहले बात करते हैं कि क्यों इंक्रीज करेगा। तो आप समझिए, अलोंग द पीरियड आप मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपके इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन आपके शेल्स तो उतने ही रह रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के द्वारा वो बढ़ रहा है। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब न्यूक्लियस के द्वारा बढ़ेगा, क्योंकि सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स तो सेम रहते हैं पीरियड में, तो होगा क्या, उसकी वजह से क्या होगा कि आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए, एंड ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए। इस वजह से आप क्या कहेंगे कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी अलोंग द पीरियड जो होगा वो आपका इंक्रीज करेगा। इसका एक और पर्सपेक्टिव है, आप क्या देखेंगे कि जो एटम जिनकी वैलेंसी बेसिकली 1 होती है, 1 या 2, वो ज़्यादा ईजिली आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, क्योंकि कंपेरेटिवली उनको स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा, तो वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पी ब्लॉक के लास्ट एलिमेंट्स है, जहां पर आपको देखेंगे 17 इलेक्ट्रॉन्स है, 16 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनको स्टेबिलिटी में जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, एंड आप उसको रिलीज करके कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कंपेरेटिवली आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना पड़ेगा, एंड जैसे जैसे वहां पर रिलीज करेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट आपको ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो एक्सेप्शंस क्या क्या है बात कर लेते हैं। एक्सेप्शंस में दोनों दोस्तों केवल हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कंडीशन को आपको देखते चलना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको समझिएगा। इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे, पहले क्वेश्चन की अरेंजमेंट करेंगे हम लोग, तो होगा क्या कि सबसे ज्यादा किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, वो होगी नियॉन की। क्यों होगी नियॉन की? तो क्योंकि हम जानते हैं उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होता है वो फुलफिल्ड का स्टेट होता है, वो स्टेबल स्टेट होता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा आपको जो है हीट देनी पड़ेगी नियॉन में, ताकि वो आयन में कन्वर्ट हो। फिर आपका इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आपका आ जाएगा फ्लोरीन, देन फिर आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, देन फिर आपका आ जाएगा नाइट्रोजन, देन फिर आ जाएगा कार्बन। ऐसा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट है, अब ध्यान से देखिएगा। होगा क्या, इसको समझिएगा। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को कंपेयर कीजिए। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का क्या हो गया 1s2 2s2 2p4। यहाँ पर 2p4 है एंड यहाँ पर 2p3 है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड के केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड आ गया एंड ऑक्सीजन जो है, इस वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगी। किससे ज़्यादा हो जाएगी? ऑक्सीजन से। इसका मतलब इसमें होगा क्या कि ऑक्सीजन की जगह आपका नाइट्रोजन आ जाएगा एंड नाइट्रोजन की जगह आप ऑक्सीजन लिख देंगे एंड फिर आपका सेम ट्रेंड फॉलो हो जाएगा। ठीक, इसको इरेज कर दीजिए। फिर आप यहां पर आए कार्बन तक, फिर कार्बन के बाद आ गया आपका जो है बोरॉन, देन फिर आप जो है बात कर लेंगे कि बेरिलियम एंड देन फिर आपका हो जाएगा लिथियम। फिर से दोस्तों ये देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, बेरिलियम एंड बोरॉन। अब समझिए, बेरिलियम में आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। अब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड कार्बन का हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p। सॉरी, ये कार्बन नहीं जो है, ये हो गया बेरिलियम का, ये आपका बोरॉन का हो गया, सॉरी बोरॉन का 5 हो गया 1s2 2s2 2p1। तो आपने क्या देखा कि बेरिलियम के केस में फिर से आपका फुल फिल स्टेबल स्टेट आ रही है एंड बोरॉन के केस में आपने देखा कि ये जो है ये बिल्कुल नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। तो फिर से हाफ फिल्ड आ गई। इसका मतलब आप बेरिलियम को बोरॉन से पहले रखेंगे। क्या रखेंगे? बेरिलियम को बोरॉन से पहले रखेंगे। तो यहाँ बोरॉन की जगह बेरिलियम हो जाएगा
एंड यहाँ बेरिलियम की जगह बोरॉन हो जाएगा, एंड ये सिमिलरली आपका बिल्कुल सेम ट्रेंड फॉलो हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑर्डर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। फिर से एक बार देख लीजिए, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाला रूल लगाना है, फुल फिल्ड सबसे ज्यादा, फिर ये ट्रेंड वाला रूल, फिर आपका जो है फ्लोरीन आ गया, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आपने देखा कि ये हाफ फिल्ड है तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, तो नाइट्रोजन पहले, फिर देन आपका ऑक्सीजन बाद में, फिर कार्बन, फिर आपने बेरिलियम एंड बोरॉन को देखा तो बेरिलियम बोरॉन में ये जो है आपका हाफ फील्ड का स्टेट था, तो हाफ फील्ड का स्टेट था, इसका मतलब बेरिलियम फुल फील्ड का स्टेट था, तो बेरिलियम आपका पहले आ गया, उसके बाद आपका बोरॉन आ गया, देन आपका लिथियम आ गया। सिमिलरली सेकंड वाले में भी सेम ट्रेंड करेंगे। सेकंड वाले का ट्रेंड मैं आपको लिखता हूं, तो सेकंड वाले के ट्रेंड में आपका होगा क्या, ये आपका सोडियम यहां पर हो जाएगा, देन फिर आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, देन आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, देन आपका जो है सिलिकॉन हो जाएगा, देन आपका जो है सल्फर हो जाएगा, देन फास्फोरस, देन क्लोरीन एंड देन आर्गन। इसको डायरेक्टली लिख दिया मैंने, आप बिल्कुल सेम तरीके से उसको लिखेंगे कंपेयर करते हुए, यही ऑर्डर होगा। क्यों ऐसा ऑर्डर मैं लिख पा रहा हूं, जरा इसको समझिएगा। होगा क्या, हमने एक को देखा नाइट्रोजन में, अब देखिए समझिए इसको, आपका नाइट्रोजन वाला ग्रुप था, इन दोनों क्योंकि हमने देखा अलोंग द ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का ऑर्डर सेम रहता है, यानी कि अगर ये हाफ फील्ड है तो उसके नीचे वाले ग्रुप्स भी हाफ फील्ड होंगे। इसका मतलब इन पूरे के पूरे ग्रुप की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस पूरे ग्रुप से ज्यादा हो जाएगी, तो ये इसके फॉरवर्ड आ जाएगा। तो देखिए हमने यही काम किया, फॉस्फोरस को फॉरवर्ड कर दिया सल्फर कंपेयर में। सिमिलरली ये बेरिलियम एंड मैग्नीशियम वाले ग्रुप का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटर का लगभग सेम होगा, एंड सेम होगा इस वजह से ये जो ग्रुप है इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस बोरॉन वाले से ज्यादा हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा फॉरवर्ड हो जाएगा, तो अल्युमिनियम के आगे आपका जो है मैग्नीशियम आ जाएगा। ये आपका बिल्कुल ऑर्डर हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के कंसेप्ट को समझेंगे बहुत ही डिटेल में, ठीक। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें टेलीग्राम के चैनल पर भेज सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।